नाजरीन, इस्तकबाल है आपका हमारे न्यूज चैनल अवाम तक सच में। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, अवाम तक चैनल जो एक प्रोग्राम चला रहा है एक खास मुलाकात के तहत। उसी खास मुलाकात के तहत आज हम CITU के मालेगांव तालुके के अध्यक्ष रमेश भाऊ जगताप से मुलाकात के लिए आए हैं और हमारे साथ में अजहर खान साहब, ये मालेगांव शहर के सेक्रेटरी है। तो आज हम जानेंगे मालेगांव शहर के हालात और इसके लिए क्या प्रोसीजर, क्या कानून दिए हैं, क्या वो कानून मालेगांव शहर के जितने भी मजदूर है, चाहे वो लोग मजदूर हो या दूसरे कामगार हो या नगर पालिका के जो कामगार है ये हो या घंटा गाड़ी के मजदूर हो, इन सबको जो कानून ने जो सुविधा दी है, क्या वो सुविधा मालेगांव शहर में काम करने वाले या पूरे भारत में जो मजदूर है उनको वो सारी सुविधा मिल रही है, इसके ऊपर आज हम ख्यालात जानना चाहेंगे रमेश भाई के। तो आइए शुरू करता हूं मैं रमेश भाई के ताल्लुक से। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से शेर कहना चाहूंगा, वो रहनुमा जो पसीने की कद्र पहचानता है, वो रहनुमा जो पसीने की कद्र पहचानता है, वही गरीब के आंसुओं की कीमत जानता है। तो रमेश भाई, मेरा पहला सवाल यह है, मालेगांव में पावरलूम सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों की औसतन मासिक कमाई कितनी है? क्या न्यूनतम मजदूरी का कानून लागू हो पा रहा है? मालेगांव में 12 घंटे के लिए जो मजदूरी देता है, जैसे अगर कोई साइजर भी होगा, साइजर सबसे बड़ा पद है, साइजरी जो आदमी करता है वो सबसे ऊंचा पद है वहां पे, साइजिंग। तो साइजिंग, लूम, नरी भरने वाला, वार्पर, ये सब लोगों के अगर कम से कम और ज्यादा से ज्यादा अगर पगार देखी जाए 2500 से 3500 रुपए वो हफ्ते की पगार उठाते हैं, मतलब 12 से 15,000 रुपए पगार उठाते हैं। और रही बात किमान वेतन की, तो किमान वेतन यहाँ पे लागू नहीं हो पा रहा है। तो किमान वेतन लागू नहीं हो पाने की वजह क्या है? मजदूर इकट्ठा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि मजदूर इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। अगर मजदूर इकट्ठा हो जाए, मजदूर अगर कानून कायदे समझ ले और थोड़ा इंतजार कर ले, लड़ाई के लिए ये सालों से आज मैं देख रहा हूं 3 पीढ़ी से ये लोग बर्बादी की तरफ, गुलामी की तरफ जा रहे हैं। एक पहली पीढ़ी गई, उसके बेटे ने काम किया, अभी उसका पोता काम कर रहा है, लेकिन 12 घंटे की ड्यूटी, PF उनको पता नहीं क्या होता है, ESIC उनको पता नहीं क्या होती है, जो सामाजिक सुरक्षा सरकार ने उनको दिए, बाबा साहब ने संविधान में उनको दिए, उनको कुछ पता नहीं है। वो ऐसा सोचते हैं कि ये अल्लाह की, अब अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की देन है भाई, ऐसा कि आपने को उसके वो चौकट में आ गए हो, उससे बाहर निकलना नहीं चाहते कि अल्लाह की मर्जी है ये कि हमारे को 12 घंटा काम है, करना है, हमारे को 3000 पगार देना है, 2500 भी दे देता है तो भी चलता है, गाली भी देता है तो भी चलता है। 1,00,000 1.5 लाख रुपए जैसे बंधुआ मजदूर रहता था, हाँ, उस टाइप से 1,00,000 रुपया, 50,000, 1.5 लाख, 2 लाख उस पे वो कर्जा कर देता है। और कर्जा करने के बाद वो गुलाम जैसा वो 10-10 साल, 20-20 साल काम करता है, उसको बहुत बड़ी फक्र होता है उसपे, मैं 20 साल से सेठ के पास काम पे हूँ, लेकिन ना उसका भविष्य बन रहा है, ना उसके बच्चों का भविष्य बन रहा है। रमेश भाई, जैसे अभी आपने एक बात कही कि जो यहाँ के कारोबार वाले करने वाले लोग हैं, ये मजदूर को 1,00,000, 1.5 लाख, 50,000 रुपया जो भी दे देते हैं और उसको बंधुआ मजदूर के जैसा काम करवाते हैं। रमेश भाई, जैसे मैं ये सवाल यहाँ पर आपने पूछा है, मालेगांव शहर में अक्सर ये बात कही जाती है कि भाई लूम के कारोबार में कुछ नहीं बचता, तो फिर ये 50 लाख, 1.5 लाख रुपया ये देना, ये अभी आप भी हाके हो, मैं भी हाका हूँ, मेरा भी जन्म मालेगांव का है और मेरे को सब पता है मालेगांव में क्या बचता है, नहीं बचता है। जैसे मालेगांव का जो मजदूर है वो 10 से 12 हजार में काम करता है, हाँ, और 12 घंटा काम करता है, बल्कि उसको 8 घंटा ड्यूटी करना चाहिए। और 8 घंटे में अगर वो 4 घंटा ओवर टाइम करता है तो उसको डबल ओवर टाइम देना चाहिए, ऐसा कानून है। वो 12,000, 10,000 में काम करता है, और जिसके 24 लूम है वो महीने के 1,00,000 रुपए तो भी कमाता है। महीने के 24 लोग वाला महीने के 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए से कम 1,00,000 रुपए कमाता है, ऐसा मैंने वो कुछ हिसाब निकाला है। अगर वो 1,00,000 रुपए वो कमा रहा है तो कैसे बच रहा है? मेरे सामने की बात है, कुछ लोग भाड़े से साइजिंग चलाते थे,
उनके आज 3-3, 4-4 साइजिंग है, जिसका एक लूम नहीं था उसके 500-500, 1000-1000 लूम हो गए। अगर पैसा नहीं बचता था तो भी ये 15-20 साल में इतनी बदल कैसे हो? सही बात, ये बदल कहाँ से हुआ? सही बात है। मालेगांव में जो पूरा शहर चल रहा है ना, तो प्रमुख धंधा उसका लूम है, यंत्र मार बुनकर है। बुनकर है, हाँ। और मालेगांव पूरा शहर जगह का जो चक्का चल रहा है, और जो भी जैसे इंडियन बुटीक जैसे कारोबार चल रहे हैं, वहां पे 300-350 मजदूर है, तो ये मालेगांव वालों के भरोसे पे चल रहे हैं। अच्छा, कहाँ कमाई नहीं, बताओ मुझे। नहीं, जो कहा जाता है, मैं भी इसके अंदर इतनी डीप में नहीं जानता, जैसे अक्सर मालेगांव शहर में जो जितने भी कारोबार बुनकर लोग हैं वो यही बोलते हैं कि यार कुछ बचता नहीं या कुछ बच नहीं रहा। तो इसके लिए मेरे जहन में सवाल आया, मैंने सवाल, क्योंकि सवाल करना मेरी जिम्मेदारी है, बराबर है। मेरा प्रोफेशनल है। नहीं तो मैंने जवाब भी मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं कि बचता नहीं है। मेरा अनुभव, मैं बता दूंगा, ऐसे गिने चुने नाम है मेरे पास कि वो भाले से साइजिंग चला है उन्होंने, आज उनकी 3-3 साइजिंग है, 1-1000 लूम, 500-500 लूम है उनके पास। और जिसका 500 लूम था उसका अभी 5000 लूम है, जिसका एक कारोबार था उसके 4-4 कारोबार है। मैं नाम के साथ दूंगा आपको। आप कुछ कहना चाहेंगे? चलो इसके बारे में मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि यूसुफ इलियास साहब ने एक मीटिंग, हम लोग राउंड टेबल मीटिंग बैठे थे तो बताए थे कि हमने कारोबार चलाने का एक फार्मूला ऐसा बनाया है कि हर पगार जो जितना मारती है मुनाफा कपड़े का, 3 हिस्से हम करते हैं, एक मजदूर, एक मेंटेनेंस के लिए और एक मालक। अब इस पे अंदाजा आप लगाओ कि एक सेठ के पास अगर 10 कारीगर है, 10 कारीगरों की पगार उसको जा रही है और मेंटेनेंस हर महीना नहीं लगता। और एक मिसाल ये भी है कि अभी भाऊ ने बताया कि एक जो किराए की साइजिंग दे के चलाते हैं 10-10 साइजिंग हो गई, और अभी तो मंदा मनवाड़ा भी नहीं आ रहा, जुमा भी चालू रहता है। जब बच नहीं रहा है तो प्रोडक्शन कंट्रोल के नाम पर तुम जुमा बंद रखो ना। कहने का मतलब ये है कि जब तुम एक पगार मजदूर की निकाल, एक अपनी निकाल, तुम्हारे जितने मजदूर है, अगर महीने का एक मजदूर 15,000 रुपया कमाता तो 10 मजदूर को तुम्हारे वहां 1.5 उनका बताया हुआ फार्मूले के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, नहीं बच रहा बोल नहीं सकता। अच्छा, रमेश भाई, में एक सवाल, जैसे लेबर एक्ट के तहत हफ्ते में एक छुट्टी मजदूर को मिनिमम मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ मालेगांव में वैसा नहीं है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जबकि बहुत सारे कारोबार जो मेरे इल्म में है ऐसे है कि हफ्ते में एक बार पगार होती है, उसमें से भी कुछ कारोबार सुबह से लेकर 12 बजे तक चालू रहते हैं। एक आदमी पगार लेने के बाद 1 बजे घर पहुंचता है, यानी उसके हिस्से में आधा दिन छुट्टी मिलती। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मालेगांव एक ऐसा शहर है, मेरा अनुभव है, और ये सब होने के इससे मैंने ये क्षेत्र चुना है क्योंकि मैं मालेगांव में काम कर चुका हूं। मालेगांव में कानून ही नहीं है। मालेगांव भारत देश से अलग कानून में रहता है। मालेगांव का जो सेठ है ना, वो उसका खुद का कानून चलाता है, उसके लिए उसको धर्म में नहीं आड़ाता है। जैसे धार्मिक लोग जो रहते हैं ना कि भाई इंसान को इंसान के जैसा रखो ना, तुम नहीं रखते। उनके लिए मजदूर मजदूरी है, और उससे कितना उसको कष्ट लेना चाहिए, उसके कितना उसका जान लेनी चाहिए, वो समझता ही नहीं। 12 घंटा 14 घंटा जुमा आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, वो मजबूर है बेचारा, और उसके जरूरत ज्यादा है और इनकम कम है, तो फिर वो करेगा क्या? 10 बाई 10 का घर है, उसमें परेशानियां है, उसका 10-12 हजार में कैसे घर ढकेगा? ये बात सही है। तो फिर उसको अगर जुमा को भी बुला ले तो आ जाता है, 4 घंटे साफ सफाई को बुलाए तो आ जाता है। बहुत ऐसे काम रहते कि जो जुमा के दिन, छुट्टी के दिन कर लेते लोग। जैसे बॉयलर का काम रहता है तो जुमा के दिन कर लो भाई, साफ सफाई कर लो, कुछ जॉइंट बदलना है वो कर लो, साइजिंग का मेंटेनेंस जुमा के दिन आके तुमको करना पड़ेगा, लूम का है मेंटेनेंस तुमको आना पड़ेगा, तो उसकी वजह से वो मजबूरी इसलिए आता है। बल्कि 8 घंटे की ड्यूटी है, 8 घंटे का आराम है और 8 घंटे का इंटरटेनमेंट है। 24 घंटे का शेड्यूल बाबा सबने ऐसे रखा है कि 8 घंटा ड्यूटी रखो, 8 घंटा आराम करो अपने सेहत के लिए, और 8 घंटा करो इंटरटेनमेंट कि भाई तुम तुम्हारे बीवी बच्चों को टाइम दे सकते हो, उन पे संस्कार डाल सकते हो, बच्चों को पढ़ा सकते हो, बीवी को कहीं बाहर घुमा सकते हो, रिश्तेदारों में जा सकते हो। अभी 15 घंटे काम करने वाला आदमी कहाँ जाएगा? सही बात है। उसका सवेरे 1 घंटा आना जाना है उसका,
समझो वो जाने में रहने को है या कैंप में रहने को है, तो अगर वो गांव में काम करता है चंदनपुरी गेट पे या और कई जगह पे हाथे पे काम करता है, 1 घंटा उसका आना है, 1 घंटा जाना है, 12 घंटा ड्यूटी है और 1 घंटा उसको तैयारी का है। 15 घंटे अगर वो आदमी सिर्फ वो काम के लिए देता है तो उसके लिए बचता क्या है? 9 घंटे। 9 घंटे में क्या करेंगे वो? क्या बच्चों पे क्या परवरिश करेंगे? उसमें परेशानी है बहुत, इतना करके भी उसको पगार नहीं है। यानी इतनी मेहनत करने के बाद भी पगार नहीं उसको। तो रमेश भाई, जैसे अभी आपने एक बात कही कि मालेगांव शहर एक ऐसा शहर है, खास तौर से जो कारोबार करने वाले लोग हैं, इन्होंने ना इनको हिंदुस्तानी संविधान की परवाह है, ना जिस धर्म के भी मानने वाले चाहे जिस धर्म के, जिस मजहब के मानने वाले, इनको उस धर्म की भी परवाह नहीं है। वो इंसान को इंसान समझते नहीं। अभी एक कारखाने में मेरा अच्छा संगठन बना है, वो कारोबारी भी अच्छे लोग हैं, मतलब समाज को दिखाने के लिए अच्छे लोग हैं। मेरा वहां पे संगठन बना, वहां पे मेरे 100 सभासद चल रहे हैं। उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ मैं। उनको मैंने बताया कि भाई आप किमान वेतन के नजदीक आ जाओ, ठीक है, पीएफ मत दो, ईएसआईसी दे दो कि भाई उसकी सुरक्षा हो जाए दवा खाने के लिए, और पगार बढ़ा दो, बोनस दो। बोनस दे रहे थे वो, बोले यार नहीं, बोले हम इतना पगार तो दे ही नहीं सकते। बोला क्यों नहीं दे सकते? बोले नहीं यार, गांव के रिवाज के बाहर हो जाएगा। बोले तो बोला तुमको गांव का रिवाज चाहिए या लोग जीना चाहिए? बोला जो आप इंसानियत बोलते हो, आप बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें करते हो, तो बोले नहीं यार, बोले हमको गांव वाले रहने नहीं देंगे। बोला तुमको गांव की परवाह है और लोगों की परवाह नहीं, जो 3 पीढ़ी से तुम्हारे यहाँ काम कर रहे हैं, तुम 3 पीढ़ी से सेठ हो? बोले हाँ है, तुम्हारे दादा भी सेठ थे, तुम्हारे पिताजी भी सेठ थे और तुम भी सेठ हो। मानते नहीं लोग, उनको कुछ लेना देना नहीं, उनको सिर्फ मजदूर का खून और पसीना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बिजली बिल, कच्चे माल की महंगाई और मशीन अपग्रेडेशन की वजह से मजदूरों पर क्या असर पड़ रहा है? देखो, बिजली का जो दाम बढ़े हैं, अगर सेठ लोग, हमने पीछे उनके वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जो बात की उन्होंने, हम उनको बताए थे कि आपको जो जो दिक्कतें आते हैं ना, तो हमारे पास जो भी मजदूर संगठन है, हम तुम्हारे साथ रास्ते पे उतरेंगे और उसका बिजली का बिल करेंगे। रहा कच्चा माल का, अभी वो कच्चा माल का बहुत दिन से लफड़ा नहीं चालू है। जैसे बांग्लादेश का माल बंदी हो गया, तब से अच्छा चालू है और अच्छी ये चल रही। मजदूर पे तो तेजी में भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, मंदी में तो फर्क पड़ता ही है। जैसे मंदी में काम कम हो गया, बेचारे का ऑलरेडी मजदूरी कम है और उसमें मजदूरी कम देता है। ऐसा थोड़ी है कि चलो भाई लीव ऑफ दे दिया उसको कि 12 घंटे ड्यूटी, 8 घंटे का पगार नहीं देते वो लोग, छुट्टी है आज, घर पे जाओ। और बहुत सारा जगह पे तो उन्होंने आंग पे कर दिया है। जैसे पहले 4 लूम चलता था, फिर 6 चला, 8 चला, 12 चला, 14 चला, अभी 20-20, 16-16 लूम चलते। मौजूदा पीरियड में एक आदमी 16-16, 20-20 लूम चला रहा है। जबकि जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उनका ये कहना है कि भाई एक आदमी अगर जो कंपनी में जो मशीनरी चलती है, वहां अगर वो 4 लूम से ज्यादा चलाता है तो उसके हेल्थ के ऊपर असर पड़ेगा। असर पड़ता है ना, असर है ना। बहुत सारे लोगों को फेफड़े की बीमारियां है, टीबी है। तुम अगर मालेगांव के, अभी डॉक्टर साहब ने भी पीछे बताया था हमको कि जितने भी महाराष्ट्र में जो लोग हैं बुनकर से, साइजिंग से रिलेटेड, तो उनको बहुत सारी बीमारियां है। अच्छा, ये जो वॉइस पॉल्यूशन है, इसकी वजह से बहरापन भी आता है। बहुत सारी प्रॉब्लम है, मैं वही बता रहा हूँ ना। फेफड़े की बीमारी है, दमा है, और टीबी है, सुनने में ये होता है, आंखों की तकलीफ है, हार्ट वालों को प्रॉब्लम, बहुत बोले तो जो पूरा पॉल्यूशन में काम है। अब अगर कोई साइजिंग में जाएंगे ना, उधर डस्ट कलेक्ट होता है, वो डस्ट कलेक्ट कर ले, वो उधर कुछ सुरक्षा नहीं ना। सादा बॉयलर जो है ना, बॉयलर अटेंडेंट 3 चाहिए, 24 घंटे में 3 बॉयलर अटेंडेंट चाहिए, 8 घंटे की ड्यूटी। अभी मालेगांव में अगर तुम देखेंगे ना, तो एक अटेंडेंट 10 बॉयलर संभालता है और एक बॉयलर पे 3 लोग चाहिए। एक बॉयलर पे 3 लोग चाहिए कानून के हिसाब से, लेकिन एक आदमी 10 बॉयलर संभालता है। हर सेट से 500 किससे 1000, क्या अभी पता नहीं मुझे क्या पगार लेता है, लेकिन वो उसका कोटा पूरा करता है, इनका कोटा पूरा करते हैं।
सेफ्टी के लिए कुछ है ही नहीं मालेगांव में। यानी मजदूर परमानेंट 3 अटेंडेंट चाहिए, हाँ। लेकिन मालेगांव में विजिट के तौर पर रखते हैं। बस अच्छा। कुछ बिगड़ा तो कॉल करेंगे, वो आएगा और हफ्ते का 1000 रुपया एक साइड। और जब इंस्पेक्शन होता है कानून का, एक हर साल इंस्पेक्शन होता है, उस इंस्पेक्शन के दौरान उसका सर्टिफिकेट रख के वो बाउंडर पासिंग कराते हैं वो। तो वो ऑफिसर जो है इंस्पेक्शन करता, वो ऑफिसर उनसे सवालात नहीं करता? अभी देखो भारत है और भारत में कानून है और कानून तोड़ने की भी बात है, तो उसमें अपन क्या बोलेंगे। अच्छा, मैं जैसे मालेगांव के जो कारोबार करने वाले लोग हैं, इनको जैसे अपने मजदूरों की परवाह नहीं है, तो पॉल्यूशन फैला के इनको आम जनता की भी परवाह नहीं है। बिल्कुल नहीं है, यही बात निकलेंगे वही ना, बात है ना? तो क्या इसके लिए क्या ऐसा किया जा सकता है कि भाई जो शहर में जो कारोबार चल रहे हैं, ये शहर की बात किसी एमआईडीसी एरिया में जाए? हम अभी वो बात नहीं करेंगे। अच्छा हमको अभी पड़ी है मजदूरों की। अच्छा। अभी गांव के बाहर कारोबार लेके जाएंगे, गांव पहले हमारे विरोध में है। कारोबार जैसा चलता है अच्छा चले, हमारे मजदूरों को अच्छी मजदूरी दे, हमें बात। चलो ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। महिलाएं और बच्चे यानी किशोर कारखाने में कितने काम करते हैं? उनकी सुरक्षा और शिक्षा की क्या व्यवस्था है? मालेगांव में शिक्षा तो है ही नहीं। बहुत सारे बच्चे 5वीं 6वीं तक भी पढ़ते कि नहीं मुझे पता नहीं। आज के अगर ये यंग लड़के अगर आप देखेंगे 20-22 साल के, मेरे को नहीं लगता वो 8वीं 10वीं तक भी पढ़े। बहुत कम मालेगांव साक्षरता के बारे में बहुत कम पढ़ा लिखा गांव दिखेगा। और महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। जैसे अभी पीछे 2-4 वारदात भी हुए, उनके वीडियो क्लिप भी आए थे। महिलाएं कितनी सुरक्षित है ये बताने की आपको भी जरूरत नहीं है। फिर स्वास्थ्य के हिसाब से भी उनके लिए कुछ नहीं है। और आप अगर कंप्लेंट करेंगे, समझो अभी बच्चों पे कंप्लेंट किया अपन ने कि यहाँ पे 4 बच्चे छोटे छोटे हैं, तो कंप्लेंट करने के बाद वहां पे ऑफिसर आता है। अगर आप कंप्लेंट नहीं करेंगे तो चल रहा है वो। और हम अगर कंप्लेंट करते हैं तो बेचारे का जो आ रहा है इनकम वो भी रुक जाता है। तो हम भी सोचते कि चलो ठीक है भाई, माँ बाप बीच में आ जाते हैं, हाँ। सारा कोई नहीं है, या गली मोहल्ले वाले आ जाते हैं कि उसका बाप कमाता नहीं, इसलिए ऐसा हमने 1-2 बार करके देखे, लेकिन हमको नहीं लगा इस कि वजह से बाल मजदूरी पे हम लोग वो नहीं कर पाते। उसका सबसे मेन कारण जो है ना मजदूरी है। अगर वो मजदूर को 12 घंटे ड्यूटी नहीं किए, 8 घंटे ड्यूटी करके उसको अगर 22-25 हजार रुपए अगर उसको पगार मिलती है, जैसे अभी किमान वेतन अभी 23,000 रुपए है, 22,000 रुपए है, 20,000 रुपए है। अपने कारोबार के हिसाब से 20,000 रुपए अगर किमान वेतन है और उसको 8 घंटे ड्यूटी है, तो बच्चों पे ध्यान देगा, तो बच्चों को काम पे भेजेगा वो। तो उसका कारण वही है कि बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, औरतों को काम पे जाना पड़ रहा है। उसका कारण है किमान वेतन के हिसाब से पगार ही नहीं आता। इन्हें मालेगांव शहर का निरक्षर होना, इन्हें तालीम ना होना, ये बुनियादी वजह मालेगांव में 10 से 12 से 15 घंटे जो लोग काम करते हैं, लूम में काम करने वाले या साइजिंग में काम कर रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह ये है, बेसिक वही वजह है। और पगार कम है, और पगार किमान वेतन ना होने की वजह से वो ज्यादा टाइम तक काम करता है, करना पड़ता है, फिर उसकी जरूरत नहीं पूरी होती ना, फिर वो बच्चों को भी काम पे भेजना पड़ता है उसको। जब तक घर तो चल जाता है, लेकिन अपने बाल बच्चों पे नजर रखती है और उससे मुआवजा जो है, फिर अभी देख रहे आप कटर वगैरह का जो आता है, बुनियादी वजह ये पगार कम होने की वजह से। अच्छा कमरेड, एक कोरोना से रिलेटेड सवाल है, इजाजत है आपकी? कोरोना लॉकडाउन के बाद से मजदूरों के हालात में क्या बदलाव आया है? माइग्रेंट वर्कर्स की संख्या कितनी है? मालेगांव में माइग्रेंट वर्कर ज्यादा नहीं है। माइग्रेंट वर्कर ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, तो इसलिए माइग्रेंट वर्कर की इधर कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है। अच्छा। और कोरोना के बाद जो पहले था वो आज है। मतलब मेरी इच्छा है, दिल से इच्छा है कि गांव का कारोबार भी बंद हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन मेरा मजदूर सुखी होना। अगर वो कारोबार भी बंद हो जाएगा ना, तो दूसरा कुछ तो ही रास्ता ढूंढ लेंगे। जैसे मैं और शहरों में देखता हूँ, तो और शहरों में और बहुत ढेर सारे काम है, जिससे लोगों को अभी हम नासिक भी जाते हैं तो 15, 20, 25 हजार रुपए पगार वो 8 घंटे का लेता है, लेकिन मालेगांव में 12 घंटे काम करने के बाद उसको उतनी पगार नहीं है। तो कोरोना के बाद कुछ असर ही नहीं हुआ, तो क्या वो और लोगों को भूलने की बीमारी है। कोरोना में जो हमने बहुत सारे कोरोना में
किट तो बांटे थे हमारे तरफ से, हमारी जितनी ताकत थी, लेकिन बहुत लोगों की पेमेंट निकाल दी। कलेक्टर को यहाँ पे बुलाया, कामगार अधिकारी को, 5 जिले के जो बॉस थे उस टाइम पे मेरे ख्याल से दाभाडे साहब थे, उनको बुलाया था यहाँ पे। फिर जो जो मजदूरों को पगार नहीं मिलती थी उनको पगार दिलाया, जो जो राहत मिलती है अपने वो दिला के दिए। कोरोना में सब ऑफिसर अपने घर पर थे। मालेगांव शहर में हमारी कोशिश से लेबर ऑफिसर एक ऐसा बंदा था जो 40% स्पेशली ड्यूटी के लिए आने की परमिशन के बाद बना करते बैठता था, और लगभग 700 के लगभग केस हमने कोरोना में पगार नहीं देने पर केस दाखिल किए थे, और उसमें उनको मिला भी। दाईगुड़े करके इसके हिसाब से उन्होंने भी बहुत मजदूरों का साथ दिया था। कभी नहीं, गुगे साहब थे, संदीप गुगे, धनंजय निकम एडिशनल कलेक्टर थे। ये दोनों लोगों ने हमको कोरोना में बहुत अच्छी मदद की, खास करके सीटू को बहुत अच्छी मदद की। अच्छा, जैसे एक सवाल ये मेरे ध्यान में भी आया कॉमरेड कि जो लेबर ऑफिसर है, क्या इसके ड्यूटी में ये शामिल नहीं है कि ये कारखाने विजिट करे? मैं अभी आपको बताया था कि हम अगर कंप्लेंट करते तो वो आते हैं। अच्छा। अभी मैंने गांव में एक कारखाने पे विजिट करा, इंस्पेक्शन लगाया था, तो पहले बहुत टाइम तो मैंने उनसे मुलाकात करनी चाहिए कि भाई मुलाकात करके बैठक करके बातचीत करके अगर कुछ सॉल्व होता है क्या। तो आपने मुलाकात किससे करनी चाहिए? वो मालक से, उसके जरिए लेबर कमीशनर के जरिए। हाँ, फिर ठीक है भाई, तुम्हारा अगर मुलाकात से होता है और तुम्हारे में तड़जुल होती है, तो हमने 3 बैठक के लिए वो माने नहीं। फिर मेरे को उसको पत्र देना पड़ा, लेटर देना पड़ा कि भाई आप यहाँ पे इंस्पेक्शन कराओ। फिर उन्होंने 4 लोग लेके इंस्पेक्शन करवाया, तो अभी आगे कार्रवाई चालू। असल में वो उनकी जवाबदारी है, लेकिन वो जवाबदारी झटकते जैसे सब अच्छा चल रहा है, उनको कुछ लेना देना। हमको अपने को पत्र देना है, अपने को आप पे जाना है। कोई कामगार को अगर तकलीफ होती है तो वो हमारे पास अगर आ गया तो उसको न्याय मिलता है, अगर वो नहीं आएगा तो उसको भी न्याय नहीं मिलेगा ना हमको भी नहीं मिलेगा। अच्छा कामरेड, जैसे लेबर ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो हर कारखाने में विजिट करे, और वो अगर अपनी ड्यूटी से जी चुरा रहा है या काम चोरा कर रहा है, तो उसके लिए क्या ऑब्जेक्शन ले सकते? उसके लिए ऐसा है कि मालेगांव में परमानेंट कामगार अधिकारी नहीं है। अच्छा। वो आता है हफ्ते में 1 या 2 बार, उसमें भी वो कुछ ना कुछ बहाना बना के, या तो कलेक्टर मीटिंग बताता है, बम्बई मीटिंग बताता है, तो उसमें वो मंत्रालय मीटिंग बोल के महीने में 1 या 2 बार ही आता है। तो उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? हम 5-6 साल से अब परमानेंट कामगार अधिकारी मांग रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं, इतना बड़ा शहर होने के, जिला लेवल का शहर होने के बावजूद यहाँ पे परमानेंट कामगार अधिकारी नहीं है। आप जो पूछ रहे हो, अगर हम कामगार अधिकारी को प्रेशर डालते कि भाई आप वाला कारखाने में विजिट कर, और वो हमारे से गुस्सा होकर वहाँ विजिट करता है, कारखाने में इतनी चीजें इलीगल मिलेगी, वो कारखाने को सील कर देगा। वो सब सील करेगा तो मालक को तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो वहाँ जो काम करते हैं कामगार वो बेरोजगार होंगे। इस वजह से कहीं ना कहीं एक कदम पीछे रहकर तड़जोड़ करके भी मामला चलाना पड़ता है। नहीं देखो अजहर भाई, एक बात है, जैसे चलो किसी ऑफिसर ने एक कारखाना विजिट सील किया, तो एक कारखाना अगर सील किया ना, तो कम से कम 10 लोगों को सबक तो मिलेगा। क्या मिला सबक? करीम अब्दुल्ला साहब ने जो कचरे के ऊपर ऑब्जेक्शन लिए थे, कितने साइजिंग वाले सुधरे? 28 साइजिंग बंद हुई थी ना, साइजिंग वाला सूत्र आज को जैसे ही चल रहा है। मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं मतलब रूकुम के साहब को, कॉमरेड को, कि देखो अभी मैंने इंस्पेक्शन करवाया, मैंने उनसे बातचीत करना चाहिए, जैसे कि आप सॉफ्ट भूमिका से जाते हैं, लेकिन अगर वो तैयार ही नहीं तो हमको फिर इंस्पेक्शन करवाना पड़ा। अभी अगर वो तैयार नहीं रहेंगे, अभी फिर भी उनको 10 दिन की मोहलत है, अभी 2 दिन बाकी उनका। अगर वो नहीं सुधरते तो हमको कारखाना बंद हो जाए, मेरे को जरूरत नहीं। मेरा अगर वहां का मजदूर अगर तैयार है ना लड़ने के लिए, तो मैं पूरा लड़ूंगा, लेकिन मजदूर जागरूक होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है ना, कामगार अधिकारी को झुकना पड़ेगा, वहां के सेठ को झुकना पड़ेगा। मतलब झुकना मतलब ऐसा नहीं कि हम उनको उनसे कुछ तो भी मांग रहे हैं, जो उनका हक अधिकार है उनको देना पड़ेगा उनको, लेकिन मजदूर जागरूक होना। अभी थोड़ा देर पहले बोले कि बातचीत करें, तो जब हम केस करते हैं तो उसके बाद मतलब केमान वेतन दी, ये PSIC सबके सब एक साथ लागू हो जाए और दे दे, ऐसा मतलब एकदम से बहुत मालक पे भी ले रहा है। ठीक है, अभी तक की आदत नहीं थी, तो
वो हिसाब से थोड़ा बीच का रास्ता कुछ निकले उस तरह, लेकिन नहीं माना तो फिर आखिर में वही रास्ता है। अभी आपको एक बात बोलता हूँ, 20,000 रुपए किमान वेतन है। हाँ। 8 घंटे का, और मजदूर प्लस 4 घंटे ड्यूटी करता है, 12 घंटे ड्यूटी करता है। अब ये 4 घंटे का 8 घंटे का ये रूल है कि 4 घंटे अगर ओवर टाइम करता है तो उसको 8 घंटे का पगार देना चाहिए। अभी उसकी पगार होती है 40,000। मजदूर हंसता है हमारे पे, उसका हक का 40,000 रुपया है। हाँ। 12 घंटे का उसको देना चाहिए मजदूरी। वो सेठ भी हंसता है और मजदूर भी हंसता है, इन्हें उनको मजाक लगता है, मजाक लगता है। 40,000 ये कानून है, इन्हें जो कानून है उसको मजाक। कानून में मतलब क्या है, किमान वेतन कम से कम। अंग्रेजों के जमाने से आ रहे हो कि भाई कम से कम जीने के लिए जो लगता है वो रेशियो उन्होंने निकाला है, वो रेशियो निकाला है उन्होंने कि आज के दौर में कम से कम 8 घंटे ड्यूटी करेगा तो उसको 20,000 रुपए पगार देना चाहिए, और ओवर टाइम करता है तो 40,000 देना चाहिए। मत 40 दो, 30 पे तोड़ करो, उसके लिए भी तैयार नहीं हो लोग। आप बताओ, अपन भारत में रहते हैं क्या? भारत के संविधान में है क्या ये सब? नहीं, ये भारत ये कानून में है क्या लोग? नहीं अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। CITU मालेगांव में कितने पावरलूम यूनिट्स मजदूरों को ऑर्गेनाइज कर पाई है? कितने सदस्य है? अभी फिलहाल देखो, क्या मैं आपको पहले भी बताया कि लोग आते हैं लेकिन टिकते नहीं है, और शायद हमारे भी कुछ गलती होंगी कि हमारे पास टिकाने के लिए कुछ है नहीं, या क्या बात हमको भी नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि हम संगठन बार बार करते हैं। रमजान महीना आता है ना, उस टाइम संगठन टूट जाता है। अच्छा। हाँ। इन्हें जो बोनस किमान वेतन का जो टाइम है वो टाइम में संगठन टूट जाता है, संगठन टूट जाता है, महीना भर लोग मिलते नहीं। अच्छा। ये रोजा वोजा रहता है, फिर लेन देन बहुत ज्यादा रहता है तो लोग मिलते नहीं। फिर बाद में जैसे वो बदजन हो जाते तो 2-2 4-4 महीने मिलते नहीं, फिर हमको ढूंढना पड़ता है। अभी हमने ना, मतलब हमारे पास अभी 200 सभासद है अभी फिलहाल। हमने बहुत बार सभासद किए, 200 400 2, अगर हमने अच्छा अगर देखे ना तो हमने कम से कम 10-15 हजार लोगों को राहत दिया है। जैसे किसके ऊपर कर्जा है, मालक जाति कर रहा है, बोनस नहीं दिया, हमारे पास आ गया, हमने उसको बोनस दिला के दिया, हमने उसको न्याय दिया है, लेकिन वो टिक नहीं पाया है। ऐसा नहीं कि भाई अभी ये लोग अच्छा काम करते हैं, इनके पास रहो, हर साल आके इनका सभासद बनो, या लीडर भी बहुत कम मिलते हैं। उसका कारण भी वही है, लीडर कौन आएगा इधर? अगर एक लीडर अगर उसके मोहल्ले में काम करने का तो कॉर्पोरेटर बन जाता है, काम नेता क्यों बनेगा वो? और जो नेता बनता है उसको भी घर के जिम्मेदारियां है, फिर वो 12 घंटे ड्यूटी करता है, उसको कहा ढूंढते बेटो? ये बहुत बड़ी परेशानी है मालेगांव में। करता है मजदूर रैक में रहता है तो उसकी मजदूरी पे बात आती है। अच्छा कामरेड, हाल के दिनों में CITU में कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी है? मजदूरी बढ़ोतरी, बोनस का काम की स्थितियां या में सुधार वगैरह? अभी हमने ऐसा किया ना, हमने चारों सेंटर एक कर लिए। जैसे जहाँ जहाँ पे लूम कारखाने बुनकर है, जैसे मालेगांव है, भिवंडी, चिलकरंजी, सोलापुर है, ये चारों सेंटर हमने एक करके यहाँ पे मालेगांव में हमने एक अधिवेशन किया था, चारों सेंटर को यहाँ पे बुला के वहां पे एक ठहराव किया था कि हम मुंबई एक मोर्चा करेंगे। वो 1 अगस्त को हमने किए भी थे। उसके बाद हमारा था कि हम पैदल मुंबई जाएंगे और हम कल्याणकारी मंडल लगाएंगे, तो वो हमारा रह गया है सिर्फ कल्याणकारी। लेकिन उस दौरान हमने जब 1 अगस्त को मोर्चा किए थे, चारों सेंटर के लोग बुला के हमने आजाद मैदान पे एक मोर्चा किए थे। वहां पे हमने मुंडे साहब को, जो आयुक्त है, वो कल्याणकारी मंडल के जो आयुक्त है, उनसे हमने निवेदन देके उनको ये काम आगे बढ़ाने के लिए हमने सिफारिश की। उसमें वहां के सेठ लोगों ने भी, सेंटरों के सेठ लोगों ने भी मदद की थी। और मालेगांव के जो यूसुफ इलियास थे और शब्बीर टेक वाले थे, वो भी बोले थे कि हम तुमको मदद करेंगे, बोले कल्याणकारी मंडल। ये काम हमने अभी यहाँ तक किया है, और हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी कल्याणकारी मंडल अगर लागू हो जाए तो मजदूरों को राहत मिलेगी। कल्याणकारी मंडल लागू होने के बाद मालेगांव शहर की जो कारोबार जिस तरीके से चलता है, इस मालेगांव को भी बहुत ढेर फायदे होंगे। कल्याणकारी मंडल के मार्फत जो है मजदूरों की जो भी परेशानियां आती है, मेडिकल है, सालाना, तो गवर्नमेंट की तरफ से उसमें राहत दी जाती है, यानी मालेगांव को भी उसका बहुत फायदा मिलता है। कुल मिला के पूरे कारोबार से जुड़े हुए तमाम मजदूरों को और सेठ लोगों को सबको फायदा कल्याणकारी मंडल से। वहां से वो उन्होंने एक, जो हसन मुश्रिफ साहब थे ना, उस टाइम हमारा कल्याणकारी मंडल स्थापन होने का
फाइनल हुआ था, लेकिन उनकी सरकार गिरने की वजह से फिर बाद में वो फाइल वैसी रही। या तो उस टाइम पे जो कोइन आती है, कच्ची कोइन, उस पे किलो पे 1 रुपया लगा के वो पैसा, जैसे मालेगांव में कई टनों से कोइन आती है, तो उस पे 1 रुपया टैक्स लगा के वो टैक्स मजदूरों के लिए, कल्याणकारी मंडल के लिए वापरने वाले थे। अभी भी वही मुद्दा है। तो उससे क्या होगा, इन पे भी, सेठ लोगों पे भी लोड नहीं आएगा और सरकार पे भी लोड नहीं आएगा, और मजदूरों का, जैसे बांधकाम मजदूरों का कल्याणकारी मंडल बना है ना, वैसा ये लूम कामगारों का कल्याणकारी मंडल बनने वाला है। मालेगांव पावरलूम उद्योग संघ मालिकों का संगठन के साथ बातचीत कैसे चलती है? बहुत अच्छी नहीं, बहुत अच्छी नहीं। अच्छा, अभी अभी वो एक्सेप्ट करने लगे हमको। शुरुआती दौर में तो हमको वो मानने को तैयार नहीं थे। यानी कुछ फायदा तुम्हारी मेहनतों की वजह से हुआ? नहीं, हमने असर भी दिखा है ना। असर भी। जैसे कोरोना काल में हमने एक कारखाने में 1500 रुपये पगार बढ़े। मजदूर इकट्ठा होता है ना, हाँ, तो मजदूर अगर इकट्ठा होके हमारे साथ चलता है तो हम वहां पे पगार भी बढ़ाएंगे, किमान वेतन भी लगाएंगे, और कानून के तहत उनको देने को भी लगाएंगे। सिर्फ दिक्कत आती है मजदूरों को। मजदूर ढूंढना चाहिए। हाँ। ठीक है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पावरलूम मॉडर्नाइजेशन स्कीम, सब्सिडी, नई मशीनों पर मदद का मालेगांव में क्या असर हुआ है? छोटे मालिक या मजदूरों तक कितनी मदद पहुंच रही है? मालिकों को मदद मिल जाती है, उनका गवर्नमेंट से रिलेशन रहता है, जैसे आमदारों से कनेक्ट रहता है, लेकिन मजदूर की हालत में कुछ बदल नहीं होता है। मजदूर की हालत जैसे थे। हाँ, अभी पीछे कोई ये कमेटी आई थी दिल्ली से या कोई तो भी, कि भाई वो मजदूरों के लिए आई थी, और वहां पे मजदूर लीडर को भी नहीं बुलाया गया था, और ना ही कोई मजदूर को बुलाया गया था। वहां पे सिर्फ कुछ मालक लोग जाके वहां से आयुक्त से मीटिंग करके आए, हेल्थ डिपार्टमेंट से कुछ तो भी स्कीम आई थी। हाँ, कुछ स्कीम आई थी, मैं भी पढ़ा था। मालेगांव में बिजली की महंगी दरों से मजदूरों को कितना नुकसान हो रहा है? CITU इस पर क्या मांग रखी है? अगर मजदूरों को नुकसान होता है, और सेठ लोगों को आपको बताया कि अगर बिजली की वजह से अगर कुछ आंदोलन भी करना पड़े तो हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। मजदूरों के हालत में तो वही सरकार की तरफ से ऐसी कोई स्कीम है जिसकी वजह से मालक को नुकसान हो रहा है और उसके जरिए मजदूर को हो रहा है? सैटो यूनियन अपने तौर पे जो भी ताकत है आंदोलन की है वो देने के लिए तैयार है, ताकि मजदूरों को भी फायदा मिले। श्रम कानून, लेबर कोड्स के लागू होने के बाद मजदूरों के हालात में क्या फर्क पड़ा है? मालेगांव में तो कुछ नहीं। मालेगांव के बाहर पड़ा है। मालेगांव वो कानून बहुत खराब कानून है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 29 कानून उसमें रखे थे। जैसे ग्रेजुएटी का कानून 5 साल का था, PF का कानून है, उसके बाद अगर कारखाना अगर बंद करने का रहा तो उसको परमिशन लेना पड़ता है। अभी 300 लोगों को अगर बंद करना है तो परमिशन लेने की जरूरत नहीं। तो ये सब भांडवलदारों के हित में इन्होंने कानून बनाए हैं, और मजदूरों को मारने के कानून बनाए। जैसे शेतकरी किसान मोर्चा जो हुआ था, किसानों के खिलाफ जो कानून बनाए थे, उसी तरीके से भारत में अभी फिर से वो काले कानून, अंग्रेजों वाले कानून उन्होंने लेके आए। क्या श्रम करता है मजदूर कानून से जो फायदा है मजदूरों को नेशनल लेवल पर और महाराष्ट्र लेवल पर मिला है। आज जो कामगार 20,000 रुपये पगार से लगा था, आज वो 80,000 1-1 लाख रुपए तक पगार उठा रहे हैं। इसकी मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ जो परमानेंट कर्मचारी है, सबके काम परमानेंट, आप देख सकते हो। इसके अलावा एक छोटी मिसाल ये दूं कि कोरोना काल में उद्धव ठाकरे साहब ने ऐलान किया था कि भी कारोबार सब बंद रहेगा, तो जितने उद्योगपति महाराज थे उन्होंने अपनी फाइल ले आकर सेठ के रख दिए थे अपना हुकूमत के बाद कि हमारे पास इतने मजदूर, तो उनकी पगार चालू। ये लेबर एक्ट का ही मालेगांव जैसे मुस्लिम बहुल इलाके में CITU को संगठन बनाने में क्या खास चुनौतियां आती है? सांप्रदायिक मुद्दों कामगार एकता को कैसे प्रभावित करते हैं? दिक्कत तो कुछ आती नहीं हमको। हम ऐसे भी CITU के लोग हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई ये लोग नास्तिक है, ऐसा बोल के हमको थोड़ा रोके जाता है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है हमारे में। हम सिर्फ कामगार का काम करते हैं। वो कोई भी, हम भारत के संविधान के तहत कोई भी धर्म का आदमी हो, उसके धर्म का पालन करके हमारे साथ जुड़ सकता है। इसलिए मेरे को तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत काने कोपरे में बात होती है
कि भाई ये नास्तिक लोग इनसे दूर रहो, लेकिन हम जहाँ जहाँ संगठन करते हैं वहाँ पे संगठन हो जाता है लेकिन टिक नहीं पाता। ये रमजान के महीने में मेरे को तो 25 साल से मेरे को दिक्कत है कि रमजान महीने में सारा संगठन कोलैप्स हो जाता है। जैसे रमेश भाई आपने कहा कि भाई लोग हमारे तरफ ये करते कि भाई ये नास्तिक लोग है। अब हमारा देश सेकुलर देश है हमारा, तो सेकुलर के बेस पे तो अगर कोई नास्तिक है या कोई धार्मिक है तो ये उसका पर्सनल मामला है। नहीं तो हमारे से दूर रखने के लिए उनको एक बहाना मिल जाता है। अच्छा, इन्हें तुमसे दूर रखने के लिए एक बहाना मिलता है, ऐसा कुछ नहीं। मेरे संगठन में घंटा गाड़ी है इधर है, मैंने अभी बहुत अच्छा संगठन बना, आपने देखे होंगे 1,500-2 हजार का। मैं अगर हमारे नेतृत्व में, हमारे 2-4 लोगों के नेतृत्व में हमारा 1,500-2 हजार का प्रस्थापित लोगों जैसे मोर्चा निकालते, तो हम अगर धर्म के आड़े आए होते तो लोग जुड़े नहीं होते। सही बात। हम उनको बोलते कि सिर्फ आप हमारे संगठन में आओ, विचारधारा प्रत्येक को बाबा साहब ने एक जैसी दी है कि भाई तुम्हारे धर्म का पालन करो फिर हमारे साथ आओ। हम किसको रोकते थोड़ी, सिर्फ बहाना है उनको। मैं जैसे इस्लाम की बात मैं करता हूँ, मजहब इस्लाम कहता है कि मजलूमों की आवाज सुनो, मजलूमों के आंसू को। मालेगांव शहर का ये कोई भी मजदूर एक मजलूम है। और ये मैसेज दुनिया का हर मजहब देता है, और मजहब ऐसा है नहीं जो ये बोलता है कि गरीबों को उसके हाथ में जोड़ा तो अपना काम है। तो दुनिया में जितने मजहब है जो कॉमन थ्योरी उसको हम लेके चला। हम नास्तिक नहीं, हम सबसे बड़े धार्मिक तो हम हुए, सबसे बड़ा नास्तिक सबसे बड़ा धार्मिक तो हम हुए। आने वाले समय में CITU मालेगांव में क्या बड़े अभियान चलाने वाली है, जैसे न्यूनतम मजदूरी लागू करवाना, ESI PF कवरेज आदि बढ़ाना? अभी हमने ठान लिया है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास 200 सभासद है अभी, और मेरे को लगता है कि वो सभासद टिकेंगे। उसमें से 100-125 हिंदू सभासद है, 100-125 मुस्लिम है, और 200 सभासद ऐसे भी है कि वो आते जाते रहते हैं हमारे पास। तो अभी हमने ठान लिया है कि अभी हमारे को एक अच्छी क्रांति करना है इधर मालेगांव में, और चारों सेंटर के लोग जमा करके बड़े बड़े आंदोलन करना है, लोगों को जागरूक करना है। और मालेगांव में PF ESIC जो कानून है, सामाजिक सुरक्षा है, वो सब लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं, और आने वाले समय में हम 100% इधर लगाएंगे। तो मजदूरों की एकता और संगठित संघर्ष से क्या हासिल किया जा सकता है? ये जो देश चलता है ना, ये देश चलाने में मजदूरों का ही हाथ है। हम संपत्ति निर्माण करते हैं, देश की संपत्ति जो निर्माण होती है ना, मजदूर संपत्ति निर्माण करता है। अगर करोड़ों रुपए की मशीन आप लेके आएंगे और उसमें मजदूर नहीं रहेगा, वो क्या करेगा? मशीन कोई काम की मशीन। तो ये जो संपत्ति निर्माण करती है, देश राष्ट्र निर्माण में हमारा सबसे बड़ा हाथ है। तो हमारी मांग है कि अगर किमान वेतन अगर उसको मिल जाए तो मार्केट भी अच्छा चलता है, और गांव की सुधार भी होती है, GDP भी बढ़ोतरी होती है। तो किमान वेतन उसको मिल जाए, कच्चे माल को शेतकरी को दाम मिल जाए, तो देश एकदम सुजलाम सुफलाम होगा। आप ये कहना चाहते हैं कि भाई देश की इकोनॉमी में शेतकरी और मजदूरों का सबसे बड़ा योगदान है। मजदूर देखो अभी मालेगांव की बात करें, अपने पगार होती है हफ्ते के 7 दिन, वो मजदूर पगार लाकर क्या करता है? मार्केट में जाके खर्च करता है, वो पैसा सर्कल होता है। वही पैसा जो कई मालक लेके जाएंगे लाखों रुपया, तो वो क्या करेगा? आधा तिजोरी में डाल देगा। बिल्कुल, आधा तिजोरी में डालेगा। तो जहाँ पैसा रुकता है और देश की इकोनॉमी रुकती है। तो आज जो भी देश में